नमस्कार। सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च यानी CPSR के इस खास एक्सप्लेनर में आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का डीप डाइव विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने सब कुछ चौंका दिया। हम बात कर रहे हैं मई 2026 के तमिलनाडु चुनाव की, जहां विजय की पार्टी तमिलझगा विट्री कदगम या TVK ने एक अभूतपूर्व जीत हासिल की। ये कोई आम चुनाव नहीं था, बल्कि राजनीतिक रणनीति और रिसर्च का एक जीता जागता मास्टर क्लास था, जिसने दशकों से चली आ रही पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो आइए इस शानदार राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक के हर एक पहलू को विस्तार से समझते हैं। आइए जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 234 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़े भूचाल का प्रतीक है। सोचने वाली बात है कि मात्र 26 महीने पुरानी एक नई नवेली पार्टी बिना किसी गठबंधन के सीधे सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने उतर जाती है। और ऐसा करके वो पिछले 50 सालों से चले आ रहे मजबूत द्रविड़ एकाधिकार को पूरी तरह से तोड़ देती है। ये वाकई एक असाधारण और साहसिक रणनीतिक कदम था, लेकिन आखिर उन्होंने ये नामुमकिन सा काम किया कैसे? इसे गहराई से समझने के लिए CPSR ने इस पूरी चुनाव रणनीति को बिना कोई भी तथ्य छोड़े 6 अहम हिस्सों में बांटा है। जनसांख्यिकी सुनामी, उनका शानदार ब्रांड आर्किटेक्चर, 70% वाला विशाल जाति गठबंधन, नीति का एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल, एक बड़ी त्रासदी को नैरेटिव में बदलना और आखिर में ग्राउंड लेवल पर उनका अचूक निष्पादन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, जनसांख्यिकी सुनामी, जिसे हम युवाओं का एक बड़ा विद्रोह भी कह सकते हैं। देखिए, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। ये काफी हद तक 2022 में काठमांडू में बालेन शाह की जीत जैसा ही था। एक पीढ़ीगत विद्रोह जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। आंकड़े खुद सारी कहानी बयां करते हैं। तमिलनाडु के लगभग 5.8 करोड़ वोटर्स में से पूरे 40% यानी करीब 2.28 करोड़ लोग 20 से 40 साल के ब्रैकेट में आते थे। ये वो पीढ़ी है जिसने पिछले 2 दशकों में विजय को सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के एक अहम हिस्से के रूप में देखा है। उनके लिए विजय कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि एक परिचित चेहरा थे, और इसी जनसांख्यिकी ने पूरी राजनीतिक जमीन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि एक सिनेमाई फैन कल्चर को गंभीर राजनीतिक मोबिलाइजेशन में कैसे बदला जाए। पेरम्बोर का ये बयान इसका सटीक उदाहरण है। मैं धोखा नहीं दूंगा, मुझे एक मौका दे। ये एक विसल या सिटी क्रांति होनी चाहिए। ये शब्द यूं ही नहीं बोले गए थे। इस कैंपेन ने बहुत ही चतुराई से इस चुनाव को एक पीढ़ीगत चुनाव का रूप दे दिया। सिटी क्रांति का नारा देकर प्रशंसकों की उस बेतहाशा ऊर्जा को पूरी तरह से एक अनुशासित राजनीतिक ताकत में तब्दील कर दिया गया। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ब्रांड आर्किटेक्चर में मास्टर क्लास। कैसे उन्होंने अपना एक बिल्कुल नया और असरदार विजुअल इकोसिस्टम खड़ा किया। राजनीति में अपनी नई पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं है, खासकर तब जब पुराने दिग्गजों के प्रतीक हर जगह छाए हों। लेकिन TVK ने 2 साल से भी कम वक्त में जो वी का ब्रांड इकोसिस्टम बनाया, वो वाकई शानदार है। पार्टी का नाम तमिलझगा वेट्री कड़गम, जिसमें वेट्री का मतलब जीत है, नेता का नाम विजय, चुनाव चिन्ह वीजू यानी सीटी, और नारा विडियल, जिसका मतलब है भोर। सब कुछ वी के इर्द गिर्द। और वो सीटी वाला सिंबल, वो इतना आम और सुलभ था कि उसे एलीट क्लास की राजनीति से अलग सीधे आम जनता से जोड़ना बहुत आसान हो गया। और रंगों के इस खेल को समझना भी बहुत दिलचस्प है। जहां DMK का लाल काला और AIADMK का हरा रंग पहले से मौजूद था, वहां TVK ने अपने लिए पीला और लाल रंग चुना। पीला जो जीत और अच्छी फसल का प्रतीक है, और लाल जो क्रांति और ऊर्जा दिखाता है। निष्पक्ष रूप से देखें तो इस चुनाव में इस रंग संयोजन ने एक बहुत ही स्पष्ट, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग और मजबूत तीसरे विकल्प की पहचान बना दी, बिल्कुल अलग और बेहद असरदार। चलिए अब तीसरे अहम पिलर को समझते हैं, 70% जाति गठबंधन और वो बहुत ही रणनीतिक वन्यार पिवट। तमिलनाडु की राजनीति की असली धड़कन इस जातिगत गणित में बसती है। अगर हम पिछड़ी, अति पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के वोट शेयर को मिला दें तो ये सीधा 70 से 75% के आसपास पहुंच जाता है। इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर था वन्यार समुदाय पर फोकस करना, जो कुल आबादी का 12 से 15% है। उत्तरी तमिलनाडु के लिए विशेष रूप से कृषि ऋण माफी और किराएदार किसानों के अधिकारों के वादे करके पार्टी ने बहुत ही समझदारी से इस विशाल जनसांख्यिकी के बीच एक मजबूत सहमति बना ली।
इसके साथ ही एक बहुत ही स्मार्ट वैचारिक कदम उठाया गया। बी.आर. अंबेडकर, पेरियार, के. कामराज, रानी वेलु नच्चियार और अंजलि अम्मल, इन 5 ऐतिहासिक शख्सियतों को पार्टी का वैचारिक मार्गदर्शक घोषित कर दिया गया। ये एक वैचारिक ढाल थी। इससे पार्टी को न सिर्फ सामाजिक न्याय का एक मजबूत आधार मिला, बल्कि जातिवादी होने के किसी भी आरोप को पहले ही खत्म कर दिया। इस तरह टीवीएमके ने खुद को अपने प्रतिद्वंदियों से बिल्कुल अलग स्थापित कर लिया। हमारा चौथा पिलर भी कम दिलचस्प नहीं है, राजनीतिक हथियार के रूप में नीति। आइए 95 पन्नों के उस घोषणा पत्र पर नजर डालते हैं। 16 अप्रैल 2026 को जारी किया गया 95 पेजों का घोषणा पत्र कोई आम चुनावी वादों की लिस्ट नहीं थी। उसे युवा वोटर्स के साथ एक जनरेशनल कॉन्ट्रैक्ट या पीढ़ीगत अनुबंध की तरह पेश किया गया। इसका अर्थशास्त्र बहुत ही साफ था। महिलाओं को 25 रुपए की सहायता और युवाओं के लिए 18,000 रुपए तक का स्टाइपेंड, सब मिलाकर लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए का खर्च। लेकिन मुख्य बात ये थी कि इस भारी लागत को हवा में नहीं छोड़ा गया, बल्कि 2036 तक राज्य की इकोनॉमी को $1.5 ट्रिलियन बनाने के एक बड़े लक्ष्य के साथ बहुत ही लॉजिकल तरीके से जोड़ दिया गया। यहीं पर वो भाषाई बदलाव काम आया जिसने पूरे नैरेटिव को बदल दिया। जहां आमतौर पर कल्याणकारी योजनाओं को फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ी कहकर खारिज कर दिया जाता है, वही टीवीके ने इन्हें पीढ़ीगत निवेश का नाम दिया। शब्दों का ये हेरफेर कोई छोटी बात नहीं थी। ईमानदारी और निवेश जैसे शब्दों को एक मजबूत हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसने सत्ताधारी व्यवस्था के खिलाफ पूरी राजनैतिक बहस की दिशा ही पलट कर रख दी। आइए अब 5वें पिलर की बात करते हैं। कैसे एक बड़ी त्रासदी को जीत में बदला गया, करूर घटना का वो अहम नैरेटिव। ये पूरे कैंपेन का शायद सबसे अंधकारमय दौर था। 1 दिसंबर 2025 को करूर में एक बेहद दुखद भगदड़ हुई, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए और 6 घंटे लंबी पूछताछ भी हुई। सच कहें तो किसी भी नई नवेली पार्टी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इतना काफी था। शुरुआत में ही पार्टी के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया था। लेकिन यहीं पर कम्युनिकेशन टीम्स ने पूरी कहानी को ही पलट दिया, जिसे हम नैरेटिव इन्वर्जन कहते हैं। अप्रैल 2026 की रैली का ये बयान इसका सटीक उदाहरण है। इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। जांच के कटघरे में खड़े एक प्रतिवादी को अचानक से एक ऐसे योद्धा में बदल दिया गया जो एक मजबूत व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है। उस पूरी त्रासदी को एक राजनीतिक साजिश का रूप देकर लोगों की सहानुभूति और निराशा को एक प्रचंड समर्थन में तब्दील कर दिया गया। और अंत में हमारा छठा पिलर, जमीनी स्तर पर अचूक निष्पादन। 24 महीनों की वो भारी ऑर्गेनाइजेशनल मेहनत। बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने का रिस्क बहुत बड़ा था और बिना मजबूत कैडर के ये नामुमकिन था। लेकिन 24 महीनों के अंदर जो काम हुआ वो किसी मिलिट्री ऑपरेशन से कम नहीं था। हर जिले में वेटरी मय्यम या डिस्ट्रिक्ट हब बनाए गए, 65,000 बूथ कमेटियां खड़ी की गई, व्हाट्सएप के जरिए डिजिटल मोबिलाइजेशन हुआ और 2 लाख युवा वॉलंटियर्स जोड़े गए। और ये सब बिल्कुल शून्य से शुरू हुआ। एमजीआर की तरह इनके पास कोई पुरानी राजनीतिक विरासत नहीं थी, लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि उनके पास एक बिल्कुल साफ और पोस्ट ड्रेविडियन शुरुआत करने का मौका था। इस जबरदस्त ग्राउंड वर्क का नतीजा क्या निकला? एक ऐतिहासिक आंकड़ा, अनुमानित 85% मतदान। ये पिछले चुनावों के मुकाबले सीधा 12.3% ज्यादा था। और ये भारी उछाल मुख्य रूप से उन युवा वोटर्स की वजह से आया जो पहले शायद वोट डालने की परवाह भी नहीं करते थे। लेकिन इस बार पूरी व्यवस्था को बदलने की सोच के साथ भारी संख्या में घरों से बाहर निकले। इस सांस्कृतिक बदलाव को एमजीआर नगर के एक किस्से से समझा जा सकता है। ये देखकर हैरानी होती है जब पोलिंग बूथ्स पर युवा बिल्कुल वही सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहनकर पहुंचे जो फिल्म में उनके नेता का जननायक लुक था। इसमें ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ एक लेन देन वाला मतदान नहीं था, ये आइडेंटिटेरियन वोटिंग या पहचान आधारित मतदान बन चुका था। एक सिनेमाई फैन फॉलोइंग सफलतापूर्वक एक नागरिक कर्तव्य का रूप ले चुकी थी। इस पूरे अभूतपूर्व बदलाव का निचोड़ इस एक विचार में छिपा है, नई पीढ़ी केवल पुरानी व्यवस्था में कुछ सतही सुधार या पहले से बेहतर शासन नहीं चाहती थी, वे पूरी तरह से एक नए तरह की राजनीति चाहते थे। यह राजनीतिक शक्ति के एक पूर्ण पीढ़ीगत हस्तांतरण की मांग थी।
इस पूरे मास्टर क्लास को डिकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है। क्या ये वेट्री कोड यानी राजनीति में इस तरह का जो व्यवहार हमने देखा वो सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित रहेगा, या फिर ये दुनिया भर में भविष्य के सत्ता विरोधी राजनीतिक बदलावों के लिए एक पक्का और नया ब्लूप्रिंट बन गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च यानी CPSR की तरफ से हमने कोशिश की है कि इस पूरी राजनीतिक रणनीति का हर एक पहलू बिना किसी तथ्य को छोड़े सामने रखा जाए। अगर ये डीप डाइव विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही और बेहतरीन रणनीतिक विश्लेषण देखने के लिए CPSR चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।